नमस्कार साथियों, मैं नवदीप हूँ और आप देख रहे हैं स्वेंकी प्राइवेट क्लासेस। तो आज हम एक बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जोन्स डिजीज। इसको जेडी के नाम से भी जाना जाता है और इसके कुछ और भी सिनोनियम्स हैं जिन नामों से इसे जाना जाता है, जिनमें एक है पैराट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें इसको पैराट्यूबरक्लोसिस क्यों बोलते हैं। एक तो जो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी सेम जीनस से आता है जिस जीनस से ट्यूबरक्लोसिस का या टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट आता है वो है मायोबैक्टीरियम। दूसरा, इसके भी जो इसमें भी पैराट्यूबरक्लोसिस या जोन्स डिजीज में भी जो है स्किन जो है इमेशिएशन की कंडीशन दिखाई देती है, और वैसे ही टीबी में भी काफी दुबला पतला पशु या इंसान हो जाता है। मतलब टीबी में जिस तरीके से दुबला पतला हो जाता है, इमेशिएटेड हो जाता है, उसी तरीके से पैराट्यूबरक्लोसिस में भी जो है जानवर वैसे ही दुबला पतला हो जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है क्रोनिक बेसिलरी डिजीज डिसेंट्री। तो क्रोनिक का मतलब होता है लंबा चलने वाला, बेसिलरी यानी कि बेसिलस बैक्टीरिया से मतलब है इसका, और बेसिलस का असल में मतलब क्या होता है। बेसिलस का मतलब होता है जो कि रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, उनको बताने के लिए क्रोनिक बेसिलरी। और डिसेंट्री, डिसेंट्री वर्ड यहाँ पर मिजनोमर है। मिजनोमर का मतलब जो नाम है उसके विपरीत कुछ होगा। जैसे मिल्क फीवर है तो उसमें फीवर नहीं होता, इस तरीके से ही इसमें डिसेंट्री नहीं, डायरिया ही रहेगा जो है अपनी जोन्स डिजीज में। तो इसमें लंबा और लंबे टाइम तक चलने वाला डायरिया रहेगा, और जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो रोड शेप है, इसलिए इसका नाम क्रोनिक बेसिलरी और डिसेंट्री, जो कि एक मिजनोमर वर्ड है, उस तरीके से है। तो इसे सीबीडी या जेडी इन नामों से भी जाना जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, देखते हैं। इट इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस, क्रोनिक यानी कि लंबे टाइम तक चलने वाली इन्फेक्शियस डिजीज है, और वो भी बैक्टीरियल डिजीज है। किसमें पाई जाती है? ऑफ रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स में पाई जाती है। विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमेशिएशन, जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है इमेशिएशन। इमेशिएशन का मतलब काफी वीक होगा एनिमल, जो है उसकी हड्डियां अलग से दिख रही होंगी, बिल्कुल हड्डियां बाहर की तरफ उभरी हुई होंगी, अलग से दिख रही होंगी। तो जैसे ये एक एनिमल है, ये काफी इमेशिएटेड है, काफी वीक है। इसमें और क्या होगा? हाइड बाउंड कंडीशन होगी। हाइड बाउंड मतलब, हाइड का मतलब क्या होता है? जो एनिमल है, कैटल है, इसकी स्किन को या फेलो की स्किन को हम हाइड बोलते हैं। तो हाइड बाउंड कंडीशन यानी कि जो स्किन है वो बिल्कुल नीचे वाले जो टिश्यू है उनके ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई होगी, और इसकी जो है इलास्टिसिटी जो स्किन की है वो खत्म हो चुकी होगी। तो ये एक हाइड बाउंड कंडीशन होती है इसके अंदर। थिकनिंग एंड कोरुगेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, जो इंटेस्टाइन का म्यूकोजा अंदर की जो लेयर होती है वो काफी थिक हो जाती है, कोरुगेट हो जाती है। कोरुगेशन का मतलब है जैसे कि ये कार्डबोर्ड है तो इसके अंदर, या फिर एक टीन है, इसमें जो ये अगर ऊपर से इसकी जो ये एक ऊपर वाली लेयर फाड़ देते हैं तो इस तरीके से ऊपर नीचे एक वेवी सा पैटर्न दिखाई देता है। वैसा ही पैटर्न हमें इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। जो है हमारी इंटेस्टाइन है, इसके अंदर भी हमें ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो थिकनिंग एंड कोरुगेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड क्रोनिक रिकरेंट डायरिया, और जो है लंबे टाइम तक रिकरेंट डायरिया रहेगा। रिकरेंट का मतलब बार बार, एक बार आएगा फिर चला जाएगा फिर आएगा, तो ऐसा डायरिया हमें इस डिजीज में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है जो रूमिनेंट्स में पाई जाती है। इसमें जो है एनिमल काफी वीक इमेशिएटेड हो जाएगा, जो है स्किन है वो हाइड बाउंड हो जाएगी, और जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो कोरुगेटेड हो जाएगा, थिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी इटियोलॉजी, यानी कि कौन सा जो है बैक्टीरिया इसको कोज करता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी इटियोलॉजी है माइकोबैक्टीरियम एवियम पैराट्यूबरकुलोसिस, या फिर माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस नाम से भी जाना जाता है। एवियम है वो इसकी स्पीसीज है, और सब स्पीसीज इसकी पैराट्यूबरकुलोसिस है, जो कि एक छोटा एसिड फास्ट जो है रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? कंटामिनेटेड पास्चर या फीड में अगर फीकल मटेरियल आ गया, मतलब उस फीकल मटेरियल से कंटामिनेटेड है जो अपना पास्चर है या फीड है, तो उससे इसमें जो है ट्रांसमिट हो जाएगा एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर। दूसरा है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी होता है, यानी कि एक वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होता है। तो अगर मदर को या डैम को है अपना
जेडी डिजीज है और एडवांस स्टेज में है जो जेडी डिजीज, तो ट्रांस सॉरी प्लेसेंटा से पास करके फीटस के अंदर भी जो है इन्फेक्शन आ जाएगा। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड कोलेस्ट्रम एंड मिल्क ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू न्यूबॉर्न काउज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। या फिर जो है अपना जो न्यूबॉर्न काव है या काफ है, उसको अगर वो कंटामिनेटेड कोलेस्ट्रम पिएगा, यानी कि उसकी मदर इन्फेक्टेड है जेडी डिजीज से और एडवांस स्टेज में है, तो उसके दूध में भी जो है अपना इसके जो बैक्टीरिया है वो आएंगे और वो फिर इन्फेक्ट कर देंगे न्यूबॉर्न काफ को भी। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना जो है कंटामिनेटेड जो है पास्चर और फीड। कंटामिनेटेड किससे होगा? फीकल मटेरियल से। तो ये etiology थी मेन, हमें याद रखना है कि माइकोबैक्टीरियम एवियम पैराट्यूबरकुलोसिस से ये होता है, जो कि एक स्मॉल एसिड फास्ट रोड शेप बैक्टीरिया है। ट्रांसमिशन फीकल मटेरियल है, जो फीड वगैरह में आ जाएगा तो उससे ट्रांसमिशन हो जाएगा। दूसरा जो है अपना अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी जो है अपना मदर से बच्चे को चला जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू पास करके। दूसरा मिल्क से भी ये पास हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। अब देखते हैं हम इसके क्लिनिकल साइंस कैसे क्या होगा। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन वर्ड या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इंक्यूबेशन पीरियड डिजीज का कितना होता है। ये 2.5 साल के अराउंड होता है, 2.5 ईयर के अराउंड होता है। इस इतनी लंबी जो है अपना इंक्यूबेशन पीरियड है, तो इसको आइसबर्ग फिनोमिना भी बोल देते हैं। आइसबर्ग फिनोमिना का वैसे हम पैरावेटरनरी में इतना ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर बाकी हम जान लेते हैं। जैसे ये एक आइसबर्ग है जो नीचे से अपना पानी के अंदर ढका हुआ होता है, ये बर्फ है और ऊपर उसकी चोटी दिखाई देती रहती है। तो जो अपना पानी के अंदर ये जो ढका हुआ है, इस जो लंबा स्टेज है या जो लंबा टाइम है, वो एस सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इन्फेक्शन रहेगा पर सिम्टम्स नहीं दिखाएगा। केसेस होंगे पर वो कैरियर की तरह एक्ट करेंगे, मतलब एनिमल के अंदर इन्फेक्शन तो है पर उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। पर जब सिम्टम्स दिखेंगे तो उसके जल्द ही या तो जो है उस एनिमल की डेथ हो जाएगी। तो थोड़े टाइम के लिए हमें सिम्टम्स दिखेंगे और सिम्टम्स दिखने के बाद उसको वापस से क्योर करने का या ऐसा कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचेगा। बाकी हमारे रेलेवेंट इतना खास था नहीं ये आइसबर्ग फिनोमेना। इसके बाद क्या होगा? इमेशिएशन हो जाएगा। इमेशिएशन का मतलब आप जानते ही हैं कि जो है एनिमल वो है बिल्कुल सूख जाएगा, हाइड बाउंड कंडीशन हो जाएगी, उसकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक बार नॉर्मली समझ लेते हैं कि कैसे इसकी साइकिल कैसे चलेगी। मान लीजिए कोई पास्चर है, घास का मैदान है, वहां किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने गोबर कर दिया। गोबर करने के बाद काफी लंबे टाइम तक ये जो है अपना इसका पॉजिटिव एजेंट जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस, वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाता है। तो अगर कोई किसी एनिमल ने जाकर वहीं से अभी खाना खा लिया या घास वगैरह चरा, तो वो उसके माउथ के थ्रू उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में चला जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि जो है एलिमेंट्री कैनाल से पास करते हुए जब वो इलियम एरिया, इलियम और जो है अपना सिकम के जंक्शन पर पहुंचेगा, तो वो वहीं स्टिक हो जाएगा उसकी वॉल्स के साथ। तो जब वो वहीं स्टिक हो गया, जो बैक्टीरिया है वहीं उसने अपनी पकड़ जमा ली होगी, तो उसके बाद जो है हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स देगी उस बैक्टीरिया के खिलाफ। तो वहाँ काफी वो वाली जो स्किन है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और वहाँ बहुत सारी जो है अपनी सेल्स, इम्यून सिस्टम वाली जो सेल्स हैं, जो WBC वगैरह है, वो काफी सारी एक्यूमुलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ की जो लेयर है वो थिक हो जाएगी, जो कोरुगेशन है वो होना शुरू हो जाएगा। तो जो इंटेस्टाइन म्यूकोजा की लेयर है वो काफी थिक हो गई। अब काफी थिक हो गई तो थिकनेस की वजह से जो है इन्फ्लामेशन होगी, जो है कैटल के अंदर इन्फ्लामेशन होगी तो डायरिया शुरू हो जाएगा, दस्त लगने शुरू हो जाएंगे। दस्त लगेंगे, उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन के साथ साथ जो है एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जो है एनिमल का एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी। जैसे कि हम खाना खाते हैं, दस्त लगे हुए हैं तो खाना खाते ही वो स्टेबल नहीं रहती हमारी इंटेस्टाइन वगैरह, तो सीधा बाहर की तरफ मतलब वहां स्टेबल मतलब रुकेगा नहीं खाना, और खाना रुकेगा नहीं तो एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ? तो सीधा बाहर की तरफ निकलेगा और डायरिया की तरह निकल आएगा बाहर। कुछ ऐसा होगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा हमें? तो अगर खाना रुकेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, तो क्या होगा? इमेशिएशन ही होगा उस एनिमल के अंदर।
पर जो है अपनी पल्स रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, टेम्परेचर है, एपेटाइट है, एपेटाइट यानी कि भूख, ये सब चीजें नॉर्मल ही रहेंगी। ये चीजें नॉर्मल क्यों रह रही हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं गया है, तो टेम्परेचर है अपना, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होगा। एपेटाइट भी नॉर्मली खाता रहेगा, पर जो है दस्त लगे हुए हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जो है वेस्टिंग तो होगी एनिमल की बॉडी की, यानी कि वो काफी सिकुड़ेगा, तो सही ही। इसके अलावा क्या है, सब मैंडिबुलर एडेमा देखने को मिलेगा, जैसे कि ये जो कंडीशन है इसे, या जो पानी भर गया है, पानी भरना भरना बोल सकते हैं, या जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो आ जाएगा सब मैंडिबुलर एरिया में, जिसको हम बोटल जा कंडीशन भी बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है? तो जो इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन थी, उसकी जो वॉल है वो थोड़ी सी एक तरीके से छलनी की तरह काम करने लग जाएंगी। तो कुछ ऐसा होगा जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, यानी कि जो हमारे खून के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो कि खून को ब्लड वेसल्स के अंदर रोक के रखता है, ये हमने पढ़ा भी था अपने कार्डियोवास्कुलर वाली लेक्चर सीरीज में। तो जो एल्ब्यूमिन है वो खून को जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर रोक के रखता है। पर इस कंडीशन में या जेडी की वाली बीमारी में क्या होगा कि वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल से बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा जो है अपना प्रोटीन, और उस प्रोटीन को कंपनसेट करने के लिए प्रोटीन बना रहे, तो हमारी जो है मसल्स वो अपनी तरह अंदर से अपना अपने आप को रिड्यूस करके क्या करेंगी, ब्लड के अंदर जो है अपना प्रोटीन एल्ब्यूमिन भेजेंगी, ताकि अपने ब्लड का जो है ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रहे, होमियोस्टेसिस बना रहे। तो ऐसे ही जो है अगर अपना, और इसी वजह से जैसे मसल्स डिग्रेड होने लग जाएंगी, मसल्स की वेस्टिंग होने लग जाएगी, तो काफी एनिमल है वो इमेशिएटेड हो जाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे ही कम हो गया, अभी अगर हमारे खून से एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, तो जो खून है वो अंदर नहीं रुकेगा, उसका जो प्लाज्मा है वो अंदर नहीं रुकेगा, तो वो जैसे सबमैंडिबुलर एरिया में या ऐसे एरियाज में जो है वो फिल हो जाएगा, यहाँ पर एडेमा हो जाएगा, पानी भर जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या होगा, प्रोफ्यूज डायरिया, ये तो हमें पता ही है, और थिकनिंग एंड कोरुगेशन ऑफ इंटेस्टाइन, ये भी हम जानते हैं कि जो है इंटेस्टाइन वो थिक हो जाएगी, उसका कोरुगेशन हो जाएगा, कोरुगेशन जैसे कि यहाँ कोरुगेशन हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर एनिमल के अंदर डायरिया हो रहा है और जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें मिल्क यील्ड तो कम अपने आप ही हो जाएगी। क्लिनिकल साइंस आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद हम चलते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सबसे पहला, और सब हर एक डिजीज में हम ये तो लिखेंगे कि बाय हिस्ट्री एंड क्लिनिकल साइंस, तो हिस्ट्री से और क्लिनिकल साइंस से, जैसे क्रोनिक डायरिया है या मसल वेस्टिंग हो रही है, इमेशिएशन है, तो इन सब से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है अपना जेडी का केस है। इसके अलावा फील्ड टेस्ट में हम रेक्टल पिंच स्मीयर लेंगे, एनिमल लाइव एनिमल के अंदर रेक्टम के अंदर हाथ डालेंगे, हैंड इंसर्ट करेंगे रेक्टम के अंदर, ग्लोव जो स्लीव है वो पहनने के बाद, और फिर जो है उसका थोड़ा एरिया जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका थोड़ा एरिया स्क्रैच कर लेंगे नेल वगैरह की हेल्प से, और फिर उसकी जो है हम स्लाइड बनाएंगे और उसको स्टेन करेंगे, या तो जेड सेन से जब स्टेन करेंगे तो हम वहां पर हमें पिंक कलर्ड एसिड फास्ट बेसिलाई क्लम्प्स में दिखाई देंगी, तो पॉजिटिव है, मतलब जेडी इसको है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिलीजन हमें क्या दिखाई देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोरुगेटेड जो है अपनी इंटेस्टाइन दिखाई देगी, ये पैथोग्नोमिक साइन है इस डिजीज का। इसके अलावा जो है थिकनिंग ऑफ टर्मिनल इलियम और इलियोसिकल जंक्शन, जो इलियम का लास्ट वाला पोर्शन है और इलियम इलियोसिकल जंक्शन है वो थिक हुआ दिखाई देगा। फोल्ड्स डू नॉट डिसअपियर ऑन स्ट्रेचिंग, जब हम इसको खींचेंगे तो वो फोल्ड्स हैं वो जैसे मान लीजिए हमारा नॉर्मल केस में क्या होगा कि अगर जो है हम खींचेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी इंटेस्टाइन की वॉल, पर इस केस में क्या होगा कि जो है अपना अगर हम इसके जो फोल्ड्स हैं उनको खींचेंगे तो क्या होगा कि जो अपना जो वॉल है वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो जोनिन टेस्ट है उसके अंदर देखते हैं हम एक काफी इंपॉर्टेंट है कि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जोनिन टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, तो जेडी जे जे ये तो याद ही रहेगा। तो जोनिन टेस्ट में हम कैसे टेस्ट करेंगे, आफ्टर शेविंग द राइट साइड ऑफ नेक ऑफ एनिमल,
राइट साइड की एनिमल की जो नेक है उसको शेव कर लेंगे, पहले हेयर्स रिमूव कर देंगे, उसके बाद मेजर द थिकनेस ऑफ स्किन, स्किन की जो थिकनेस है उसको मेजर करेंगे। उसके बाद हम वहां डालेंगे जोनिन एंटीजन्स, उसकी इंट्राडर्मली उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे जोनिन एंटीजन 0.2 1 पॉइंट या 1 आता 0.1 से 0.2 ml। उसके बाद क्या होगा, अगर एनिमल के अंदर है ऑलरेडी जोनिन डिजीज, जोन्स डिजीज हो रखी है, तो उसके अंदर उसके लिए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी और वो एंटीबॉडीज रिएक्शन करेंगी जोनिन एंटीजन के साथ, तो वहां की जो स्किन है वो ठीक हो जाएगी। अगर उसकी स्किन 48 से 72 घंटे के अंदर 3 mm से ज्यादा ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव केस है जोनियस डिजीज का। और अगर ठीक नहीं होती है, सॉरी, अगर ठीक नहीं होती है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव टेस्ट है जोनिन का। अगर जोनिन का पॉजिटिव टेस्ट है तो एनिमल को हम कल कर देंगे, ताकि और एनिमल्स को ये जो है डिजीज नहीं स्प्रेड हो। इसका फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जोन्स डिजीज के लिए कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट, अभी तक तो इसका इजाद हुआ नहीं है। इसके अलावा अगर हम यूज करते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन यूजफुल हो जाता है। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट पाउडर देंगे। एस्ट्रिंजेंट पाउडर का क्या काम होगा, जो है अपनी जो एंटेरोपैथी हो रहा था, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी हो रहा था, उसको रोक देगा जो एस्ट्रिंजेंट पाउडर है। यानी कि जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करेगा और जो अपनी जो वोल्स है इंटेस्टाइन की उनको सिकोड़ देगा, तो डायरिया नहीं हो पाएगा, मतलब दस्त रुक जाएंगे इससे। टेस्ट एंड कल्प पॉलिसी, आइडेंटिफाई पॉजिटिव एनिमल्स यूजिंग जोनिन टेस्ट और एलिसा, एलिसा या जोनिन टेस्ट से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर कोई एनिमल पाया जाता है, अगर अपना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हर्ड से हम निकाल देंगे ताकि बाकी एनिमल्स को ना फैले। इसके अलावा काफ मैनेजमेंट जो कि काफी क्रूशियल है, अगर किसी की मदर को या डैम को है जोन्स डिजीज है तो हम सेपरेट कर देंगे उसके काफ को उससे, और उसका दूध भी नहीं पिलाएंगे, वरना दूध से उसको बच्चे को या काफ को भी, बछड़े बछड़ी को भी जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हाइजीन मेंटेन करेंगे, जिस भी जहाँ भी वो एनिमल फीड करता था तो उस मेंजियर को या वाटर ट्रफ को हम जो खोल है या फिर खेल है उन सबको अच्छे से साफ करेंगे। उसका जो फीकल मटेरियल था उससे साफ, मतलब उसको अच्छे से साफ सफाई करके और डंप करेंगे अलग जगह, ताकि एनिमल बाकी एनिमल्स को कौन ये अ, बाकी एनिमल्स को का फीड वगैरह है वो कंटामिनेट ना हो और उनको ये डिजीज ना हो। तो ये हमारी जोन्स डिजीज था। इसके अगर आप यहाँ से पूरा पढ़ लेते हैं तो इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि जोन्स डिजीज से कोई भी क्वेश्चन आप कहीं भी लूज करेंगे। बाकी काफी चीजें एक्स्ट्रा दी गई थी, तो एकेडमिक्स में है जो अभी सेकेंड ईयर में है बच्चे, वो मेन मेन चीजें याद रख सकते हैं। मेन जो इसके क्लिनिकल साइंस है उन्हें याद रख सकते हैं, बाकी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्वैंकी प्राइवेट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कनेक्शन में जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।